नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किशनगंज जीके ग्रुप में। आज दिनांक 19 मई 2020 है और आज की करंट अफेयर्स की वीडियो आपके सामने है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। आज की करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सभी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। किशनगंज जीके ग्रुप के टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में इसराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के प्रधानमंत्री बने। तो बात करते हैं इसराइल की। इसराइल की राजधानी यरूशलेम, इसराइल की मुद्रा इजरायली शेकेल। इसराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इसराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स। इसराइल के राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन हैं। अब बात करते हैं, ये सरकार गठबंधन के रूप में 17 मई 2020 को सरकार बनाने की घोषणा की है। ये पांचवी बार लगातार इसराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के प्रतिद्वंदी के रूप में बेनी गेट्स थे, जो कि अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन 18 महीने का कार्यकाल होगा। 13 नवंबर 2021 तक ये प्रधानमंत्री रहेंगे। उसके बाद बेनी गेट्स प्रधानमंत्री होंगे और बेंजामिन नेतन्याहू रक्षा मंत्री होंगे। इसराइल की सरकार गठबंधन की सरकार है, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू 18 महीने के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बेनी गेट्स होंगे। 14 नवंबर 2021 के बाद प्रधानमंत्री बेनी गेट्स होंगे और रक्षा मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स, 100 कमेंट और 100 शेयर का, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से वीडियो बना सकूं। दोस्तों, व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा निराशा हो रही है। मैं इस वीडियो को काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ, इसीलिए ये टारगेट रखता हूँ कि इतने लोग तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS को मंजूरी किसने प्रदान की है? इसका आंसर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। DTIS को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने मंजूरी दी है। तो बात करते हैं DTIS, इसका फुल फॉर्म डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। इस स्कीम में 400 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। यह योजना 5 साल के लिए लागू किया गया है। इस योजना का मेन उद्देश्य है MSME और स्टार्टअप के माध्यम से निजी क्षेत्र के रक्षा एवं एरोस्पेस कंपनी को सस्ती सुविधा का परीक्षण करने के साथ साथ उनके द्वारा डिजाइन किए गए हथियार को मान्यता प्रदान करना। DTIS का मेन उद्देश्य है निजी क्षेत्र में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ग्रीन फील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करना। इस योजना को रक्षा मंत्रालय के द्वारा मंजूरी मिली। तो बात करते हैं रक्षा मंत्रालय की। रक्षा मंत्रालय की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद यशो नाइक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार किया है? इसका आंसर है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। यह डैशबोर्ड NDMA के द्वारा बनाया गया है। तो बात करते हैं NDMA, इसका फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हिंदी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसकी स्थापना 30 मई 2005 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्य विभाग गृह मंत्रालय है। इसके वर्तमान अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें सदस्य अधिकतम से अधिकतम 9 हो सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन डैशबोर्ड की। ये ऑनलाइन डैशबोर्ड NMIS है, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। इसका मेन उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों की जानकारी एवं सुगम आगमन को उनके मूल स्थान पर पहुंचाने के लिए अंतर राज्य संचार सहयोग स्थापित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है 18 मई। अब बात करते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे, इसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कहते हैं। ये हर साल 18 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का मनाने का मेन उद्देश्य है संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृति के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी सहयोग और शांति के विकास को कायम करना। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 की थीम है म्यूजियम फॉर इक्वेलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन।
दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ये पहली बार 1983 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाने की पेशकश की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के द्वारा देखभाल किया जाता है। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की। इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और वर्तमान अध्यक्ष सुए ओकोशी हैं। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसके वर्तमान महानिदेशक एंटोनियो गुटेरस हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुबैर इकबाल को किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर बैंक। जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो बात करते हैं जम्मू और कश्मीर बैंक की। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को हुई। इसका मुख्यालय श्रीनगर में है और वर्तमान अध्यक्ष RK छिब्बर हैं और नए प्रबंध निदेशक जुबैर इकबाल स्थान ग्रहण करेंगे। अब बात करते हैं जम्मू और कश्मीर बैंक की। इनकी नियुक्ति जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा किया गया है। नए प्रबंध निदेशक जुबैर इकबाल बने हैं। ये पुराने प्रबंध निदेशक RK छिब्बर के स्थान पर लेंगे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा। अध्यक्ष के रूप में RK छिब्बर 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर लिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ओपेक गवर्नर होसेन कंपोजोर अदेबेली का निधन हुआ। वह किस देश के थे? इसका आंसर है ईरान। अदेबेली ईरान के थे। तो बात करते हैं ईरान की। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। बात करते हैं ओपेक। OPCE ये पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन है। इसके संस्थापक अब्दुल्ला तारिकी और जुआन पाब्लो हैं। इसकी स्थापना 1960 में हुई। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है और इसके वर्तमान सदस्य देश 14 हैं। ओपेक का मुख्यालय पहले 5 वर्ष जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था। उसके बाद 1 सितंबर 1965 को ये वियना, ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय कर दिया गया। अब बात करें अदेबेली। ये ईरान के प्रतिनिधि के रूप में ओपेक में 20 वर्षों तक करीब 1995 से 2008 तक कार्य की है। उसके बाद 2013 में ईरान के प्रतिनिधि के रूप में इनको नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 17 मई को। बात करते हैं उच्च रक्तचाप दिवस। इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल हाइपरटेंशन डे कहा जाता है। ये हर साल 17 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य लोगों को बढ़ते उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता फैलाना। ये दिवस पहली बार 2005 में मनाया गया। यह दिवस इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के द्वारा मनाया जाता है। उच्च रक्तचाप दिवस 2020 का विषय मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्ग। ये दिवस उच्च रक्तचाप लीग के इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के द्वारा मनाया जाता है। तो बात करते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन। इसकी स्थापना 1966 में हुई। इसका मुख्यालय वर्जीनिया, अमेरिका में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष अल्ट्रा सुट्टे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत में लॉकडाउन 4.0 कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका आंसर है 31 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं लॉकडाउन बढ़ाया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा और लॉकडाउन 18 मई से 31 मई 2020 तक के लिए रहेगा। नए नियम में राज्य सरकार रेड, ग्रीन, ऑरेंज और कंटेनमेंट बफर जोन घोषित करेगी, वो भी अपने अनुसार। ये आदेश गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए। तो बात करते हैं गृह मंत्रालय की। गृह मंत्रालय की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और जी किशन रेड्डी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लेखक फंग फंग की पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी प्रकाशित हुआ। वह किस देश के लेखक हैं? इसका आंसर है चीन। अब बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक का शीर्षक है वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी। इसके लेखक हैं फंग फंग। इसका प्रकाशन हार्पर नॉन फिक्शन के द्वारा किया जा रहा है। इस पुस्तक में कोविड-19 के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन में लिखे गए ऑनलाइन डायरी एंट्रीज और सोशल मीडिया पोस्ट को दर्शाया गया है। फंग फंग चीनी लेखक हैं। तो बात करते हैं चीन की। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की मुद्रा रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं
और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो इसका नाम है मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के किस चरण का ऐलान किया है? इसका आंसर है 5वें और आखिरी चरण का ऐलान किया है। अब यह ऐलान वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो बात करते हैं वित्त मंत्रालय की। इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। बात करते हैं 5वें और आखिरी चरण की। इस चरण में मनरेगा को 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से स्वास्थ्य क्षेत्र में हर ब्लॉक स्तर पर अस्पताल बनाया जाएगा। डिजिटल ऑनलाइन के लिए पीएम शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ईवी की कई नियमों में बदलाव किए गए एवं अन्य बहुत सारे कार्य किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने NRAI ने अपने खुद के तकनीकी प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर है डॉट पे। अब यह समझौता NRAI के और डॉट पे के बीच में हुआ, तो बात करते हैं NRAI। इसका फुल फॉर्म नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1982 में हुई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष अनुराग कटारिया हैं। अब बात करते हैं डॉट पे। ये फिनटेक स्टार्टअप है। इसकी स्थापना 2019 में हुई। इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है और इसके वर्तमान संस्थापक व प्रबंध निदेशक शैलाश नाज हैं। पूरे देश में 5 लाख से अधिक रेस्टोरेंट का प्रतिनिधित्व नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसके कारण इन्होंने अपना खुद के एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसके कारण डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल सेटलमेंट, कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग, ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा विभिन्न तरीके से सुविधा प्रदान किया गया है। इस तकनीकी प्लेटफॉर्म को जोड़ने के लिए ऑनलाइन रेस्टोरेंट को भी मान्य है। अब बात करते हैं, ये पूरे भारत में 5 लाख से अधिक लोगों पर यह लागू होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा परिषद सदस्य के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया है? इसका आंसर है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। अब बात करते हैं, निर्विरोध विधानसभा परिषद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुना गया है। उद्धव ठाकरे के साथ साथ अन्य 8 उम्मीदवार जो कि निर्विरोध चुन लिए गए हैं। तो अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन, हाल ही में किसने आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन, हाल ही में वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ लिखिए और ये भी लिखिए कि वंदे भारत अभियान के बारे में फुल डिटेल, ये कब स्टार्ट हुआ है, कब से कब तक चल रहा है और किसके द्वारा चलाया जा रहा है। जब आप एक दूसरे क्वेश्चन को एक दूसरे से कोरिलेट करने स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपको और भी अच्छे तरीके से लंबे समय तक क्वेश्चन याद रहता है। इसीलिए जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ें या कोई सब्जेक्ट पढ़ें तो लिख करके और एक दूसरे से कोरिलेट करके ज़्यादा पढ़ें, जिससे आपके ज्ञान को और ज़्यादा विस्तृत ज्ञान मिलेगा। ये रहे आज के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। मुझे पूरा भरोसा है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसीलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, मैं इस वीडियो को काफ़ी मेहनत करके बनाता हूँ, काफ़ी हार्ड वर्किंग करता हूँ और ये सब करता हूँ आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स की वीडियो के, तब तक धन्यवाद।